नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग बाय KR जाखड़ यूट्यूब चैनल में मैं KR जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे के वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर पीछे के वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसी के साथ राइट कॉर्नर पे आई का जो साइन दिखाई देता है उस पर क्लिक करके भी पीछे के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग यानी आकृति गणना। आकृतियों की गणना से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ बात होने वाली है त्रिभुज, आयत और वर्ग। आज हम भाग 1 की बात करते हैं और भाग 1 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों त्रिभुज की। त्रिभुज सब जानते हैं, 3 भुजाओं से मिलकर या घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। बस त्रिभुज की इतनी बात करेंगे हम। त्रिभुज में हम आकृतियाँ काउंटिंग की बात करने वाले हैं, त्रिभुज की डेफिनेशन की हमें बात नहीं करनी है। दोस्तों, त्रिभुज को बहुभुज भी कहा जाता है। बहुभुज होता क्या है? 2 या 2 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। और 2 या 2 से अधिक कहने के बजाय यदि हम ऐसा कहें 3 या 3 से अधिक तो उचित होगा। क्यों? क्योंकि 2 भुजाओं से मिलकर किसी भी प्रकार की बंद आकृति का निर्माण नहीं होता। चलो दोस्तों, बात करते हैं एक त्रिभुज की। हमारे सामने एक त्रिभुज है। कितने त्रिभुज इसमें दिए गए हैं? 3 त्रिभुज एक त्रिभुज दिया गया है और एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। 3 कोण इसमें दिए गए हैं, 3 कोणों से मिलकर बनता है। यहाँ त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें केवल दोस्तों एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। लेकिन इसी प्रकार का यदि जो त्रिभुज हो दूसरा और उस त्रिभुज में यदि एक लंब डाल दिया जाए, लंब का मतलब जानते हो, किसी कोण से हमने त्रिभुज में लंब डाला सामने वाली भुजा पर, तो वो सामने वाली भुजा को 2 भागों में तथा उस 180 डिग्री के कोण को भी 2 कोणों में, बराबर कोणों में विभाजित कर देता है। 90 डिग्री के कोण है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या यदि काउंट करनी हो तो दोस्तों 1, 2 और एक पूरा बड़ा त्रिभुज आपके पास में बनता है। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। दोस्तों, ये चीज़ें एक बार समझने के बाद याद हमें रखनी है, क्योंकि यही चीज़ें आगे चलकर हमारे बहुत काम आएगी, जिसमें हमें बार बार काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, यदि सिंगल त्रिभुज है तो 1 बनता है। यदि एक लंब उसमें खींच दिया गया तो त्रिभुज कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। चलो दोस्तों, बात करते हैं आगे। यदि कोई त्रिभुज है जिसमें 2 लंब खींच दिए जाएं, कितने लंब खींच दिए जाएं? 2 लंब खींच दिए जाएं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है उसके बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, हमें पता है एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये 2 और एक 3। ये त्रिभुज नहीं है, इसको हमने x दे दिया। जो अंदर आकृतियाँ बनी उनको हमने काउंट किया, उसको x दे दिया। अभी मैं सीधा सा आपको बता सकता हूँ कि हाँ 8 बनते हैं, लेकिन हमें देखना है कैसे बनते हैं। 10 बनते हैं, 12 बनते हैं, जो भी बनते हैं वो हमें पहले देखना है कि किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों, उसके बाद 3 त्रिभुज हमारे पास बने। उसके बाद यदि मैं बात करूँ 1 + x बनता है एक त्रिभुज। तो दोस्तों 3 + 2 इसको मिलाकर भी एक त्रिभुज बनता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके पास में जो AB एक लंब डाला गया है वो इस त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। उसी प्रकार जो CD लंब डाला गया है वो भी इस त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये जो भी एक लंब डाला जाएगा वो लंब उस त्रिभुज को बराबर के 2 भागों में विभाजित कर देगा। तो 2 त्रिभुज एक लंब के द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि दूसरा लंब और उसके साथ खींच दिया जाएगा तो वो दोनों लंब मिलकर भी कुछ अलग त्रिभुजों का निर्माण करेंगे, वो भी हमें देखना है। अब जो CD लंब है उसकी वजह से x + 2 मिलकर एक त्रिभुज बना। उसी प्रकार 1 + 3 मिलकर एक त्रिभुज बना। दोस्तों, कितने त्रिभुज हो गए? 4। 1, 2, 3 आपके पास में पहले से कितने हो गए? 7 + एक स्वयं बड़ा त्रिभुज है। एक स्वयं बड़ा त्रिभुज है प्लस एक स्वयं बड़ा, कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 8। तो याद रखने योग्य बात क्या बनी कि जब जब अकेला त्रिभुज है तो वो अकेला है, एक लंब खींचा जाएगा तो 3 त्रिभुज बनेंगे। जब किसी त्रिभुज में 2 लंब खींच दिए जाएंगे तो त्रिभुज कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं हम, जब इसी त्रिभुज में
3 लंब खींच दिए जाएं, कितने लंब खींच दिए जाएं? 3 लंब खींच दिए जाएं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों एक त्रिभुज में अधिकतम 3 लंब ही खींचे जा सकते हैं। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने लंब खींचे जा सकते हैं? 3 लंब ही खींचे जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आकृतियों की। 1 2 3 4 5 और 6 आकृतियाँ छोटी छोटी यहाँ पर आपके सामने बनकर निकलती है। 6 आकृतियाँ छोटी छोटी बनी, 6 हमने लिख लिया। उसके बाद 1 और 6 को मिलाकर एक आकृति बनती है। दोस्तों 1 और 6 को मिलाकर एक आकृति बनती है। उसी के प्रकार, उसी के विपरीत 2 और 3 को मिलाकर भी एक आकृति बनती है। तो उसी प्रकार 5 और 4 को मिलाकर भी दोस्तों एक आकृति बनती है। तो 5 और 4 को मिलाकर कितनी आकृतियाँ और बन गई? 3 आकृतियाँ आपके सामने और बन के निकल गई। दोस्तों कितनी आकृतियाँ बन के निकल गई? 3 आकृतियाँ आपके सामने बन के निकल गई। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आगे की कि और कितने त्रिभुज। दोस्तों हमें पता है कि सिंगल आकृति हमने काउंट किया, डबल जो आकृति है उसको मिला के हमने काउंट किया। अब 3 त्रिभुजों को मिलाकर भी यदि कोई आकृति बनती है तो वो काउंट करेंगे, और वो दोस्तों हमें पता है AB CD FG 3 आपके पास में लंब खींचे गए हैं, और एक लंब त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित करता है। तो 3 लंब कितने भागों में विभाजित करेंगे? 6 भागों में। तो प्लस 6 और हो जाएंगे, तो 6 + 6 12 और 3 15 प्लस 1 कौन सा होगा? स्वयं बड़ा त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आकृतियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। दोस्तों ये बातें याद रखने योग्य बातें हैं। अब आपके सामने कभी भी ऐसी आकृति बन के निकले जिसमें 3 लंब खींचे गए हैं, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना होना चाहिए? आपका आंसर डायरेक्ट 16 हो जाना चाहिए। यदि अकेला त्रिभुज है तो 1 है, 1 लंब खींचा जाएगा तो 3 आकृति बनेगी, 2 लंब खींच दिए जाएंगे तो 8 आकृति, और यदि 3 लंब खींच दिए जाएंगे तो आकृतियों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोस्तों आकृतियों की संख्या 16 हो जाएगी। चलो दोस्तों बात करते हैं इसी कड़ी में आगे की ओर। एक बार इसे रब करते हैं और उसके बाद में बात करते हैं आगे त्रिभुजों की संख्या और किस प्रकार से हमें काउंट करवाई जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं, एक हमने वर्ग लिया, उस वर्ग में एक समांतर रेखा खींच दी गई। एक वर्ग लिया जिस वर्ग में समांतर रेखा खींच दी गई, क्या किसी प्रकार का कोई त्रिभुज बनेगा? कोई त्रिभुजाकार आकृति नहीं बनेगी। जब किसी वर्ग या आयत में कोई समांतर रेखा खींची जाएगी तो किसी प्रकार की कोई त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण नहीं होगा। लेकिन दोस्तों किसी वर्ग में जब भी विकर्ण खींचा जाएगा, किसी वर्ग में जब भी विकर्ण खींचा जाएगा तो वो उस वर्ग को 2 भागों में विभाजित करेगा। तो कितनी आकृतियां बन के निकलेगी? वहाँ 2 आकृतियां। तो दोस्तों यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बहुत तो सिंपल सी बात थी, लेकिन ये हमारे कहाँ काम में आने वाली है? आगे ये हमारे ज़रूर काम आएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा पहला भाग बना, ये हमारा दूसरा भाग बना। तीसरा भाग हम बना के देखते हैं, इन दोनों को एक जगह कंबाइंड करके देखते हैं कि जब कोई वर्ग आपके पास में हो, एक विकर्ण और एक समांतर रेखा जब उसमें खींची गई हो, कोई वर्ग आपके पास में हो जिसमें एक विकर्ण एक समांतर रेखा खींची गई हो, तो दोस्तों 1 और 2 आकृति यहाँ बनी, 2 आकृति बनी। उसके बाद ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण ने भी 2 भागों में विभाजित किया है, जो x और y भाग बचा है। तो दोस्तों 1 और x को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं 1 और x को मिलाकर, तो 1 2 और y को मिलाकर भी उसके विपरीत में त्रिभुज बनेगा। तो दोस्तों 2 त्रिभुज छोटे बने, 2 बड़े त्रिभुज बने। यानी जो आपके सबसे बड़ा नंबर आपको मिला है, बहुत कमाल की बात बताने जा रहे हैं आपको, जो सबसे बड़ा नंबर आपको इसमें मिला है, डायरेक्ट उसका कितना गुणा कर दो? 2 गुणा। तो कितने मिल गए? 4। लेकिन दोस्तों 2 गुणा करने के लिए हर टीचर आपको कमाल की बात बताता है, लेकिन इसकी कुछ बाउंडेशन होती है। इसे हम कहाँ काम में नहीं ले सकते, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों भाग 4 की हम बात करते हैं। जब आपके पास में एक वर्ग हो, उसमें एक विकर्ण एक समांतर रेखा आपने अभी भी देख ली, चलो उसमें एक समांतर रेखा और खींच दी जाए, एक समांतर रेखा और खींच दी जाए। तो दोस्तों 1 2
3 4 एक्स वाई, ये भाग बच गया जिसको एक्स वाई हमने नाम दे दिया, और 4 त्रिभुज आपके बन गए। क्या 4 को सीधा 2 गुणा कर सकते हैं? 4 को सीधा 2 गुणा करके 8 आंसर कर सकते हैं? दोस्तों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 8 त्रिभुज नहीं, त्रिभुज कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। और 6 ही क्यों बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। 6 इसीलिए बनते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 आपके पास बन गए। उसके बाद ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण की वजह से एक ऊपर और एक नीचे 2 त्रिभुज बनते हैं। लेकिन इतना तो यहाँ भी बन रहे थे 4 त्रिभुज। यहाँ दोस्तों ये जो एक समांतर रेखा और खींची गई है, इसकी वजह से एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 अतिरिक्त त्रिभुज बने हैं। उसके अलावा उस समांतर रेखा ने किसी दूसरे विकर्ण के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं किया, इसलिए वहाँ अतिरिक्त त्रिभुज नहीं बने। तो दोस्तों यहाँ 4 का 2 गुणा करना सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ 4 का 2 गुणा नहीं कर सकते। तो सर 4 का 2 गुणा कहाँ कर सकते हैं? तो दोस्तों 4 का 2 गुणा यानी कि अधिकतम जो संख्या आती है उसका 2 गुणा कब कर सकते हैं? दोस्तों एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखो, नोट कर लेना अपने नोट्स में। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट करना, उसका एक नोट बनाना, और उस बात को हमेशा ध्यान रखना जब बात हो फिगर काउंटिंग, त्रिभुजों की संख्या गिनने की, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने की जब बात हो, तो उसमें एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। जब भी किसी वर्ग में त्रिभुजों की संख्या काउंट करवाई जाए, तो सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करने के लिए आपके पास में कम से कम वर्ग में 2 चीज़ें होनी चाहिए। या तो वो दोनों विकर्ण हो, या एक विकर्ण एक समांतर रेखा हो, और विकर्णों तथा समांतर रेखाओं की संख्या या तो बराबर होनी चाहिए या विकर्णों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यदि समांतर रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो गई, कुल मिला के सीधी सी एक ही बात है, यदि समांतर रेखा की संख्या विकर्ण से ज़्यादा हो गई, समांतर रेखा की संख्या विकर्ण से ज़्यादा हो गई, तो सबसे बड़े नंबर का 2 गुना नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं भाग 5 में, हमने पाँचवा भाग हम यहाँ पर बनाते हैं। 5वां भाग हमने बनाया, एक हमने यहाँ पर वर्ग लिया, वर्ग लेने के बाद में एक हमने विकर्ण लिया, एक हमने समांतर रेखा जो हमने ली थी। अब हमने 2 समांतर रेखाएं ली थी, उसके बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ 2 विकर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 विकर्ण लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कितने त्रिभुज बनते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 त्रिभुज आपके सामने बन के निकले। उसके अलावा आप देखेंगे तो 1 और 2 को मिलाकर, 1 + 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार 4 और 5 को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। बिल्कुल सही बात है, 4 और 5 को मिलाकर भी बनता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो विकर्ण है, इसने इसको 2 भागों में बांट दिया, तो 2 यहाँ बनने वाले हैं, और वो कौन कौन से बनने वाले हैं? 6 + 1 + 2, और एक बनने वाला है 3 + 4 + 5। उसी प्रकार इस विकर्ण की हम बात करेंगे तो 1 + 2 + 3, और उसी प्रकार 4 + 5 + 6। तो दोस्तों ये कितने त्रिभुज बन गए? 6 त्रिभुज। और 6 त्रिभुज आपके पास पहले से हैं, तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो यहाँ हम सीधा सा क्या कर सकते थे, ये जो सबसे बड़ा नंबर आपको प्राप्त हुआ है, इसका सीधा 2 गुणा कर दिया, और नंबर कितने प्राप्त हो गए आपको? 12 प्राप्त हो गए। दोस्तों कितने नंबर आपको प्राप्त हो गए? यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 12 प्राप्त हो गई। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारे पास विकर्णों की संख्या या तो समांतर रेखाओं से अधिक हो या फिर समांतर रेखा के बराबर हो, तो ही हम किसी संख्या का 2 गुना कर सकते हैं, यानी जो सबसे बड़ा नंबर प्राप्त होगा उसका 2 गुना कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं इसी में अगला टाइप नंबर 6 हम देखते हैं। 6ठे नंबर का हम सारणी बनाते हैं, यहाँ आकृति बनाते हैं। एक वर्ग आपके पास में था, उस वर्ग में एक विकर्ण, 2 विकर्ण, एक समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा खींच दी गई। तो दोस्तों आंख बंद करके देखने की भी आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो बनने वाले हैं, और इस क्वेश्चन में देखने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकर्णों की संख्या या तो समांतर रेखा के बराबर होनी चाहिए या फिर
विकर्णों की संख्या समांतर रेखा से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा यहाँ समांतर रेखा की संख्या अधिक हो गई विकर्ण से, तो हम 2 गुना नहीं कर पाए, और 2 गुना करते तो 8 होता, जबकि वास्तविक आकृतियाँ कितनी बन के निकली है, 6 आकृतियाँ। जबकि हमने यहाँ देखा विकर्ण 2 थे, समांतर रेखा 1 थी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम ऐसा क्वेश्चन भी अभी देखने वाले हैं जब समांतर रेखा नहीं हो, केवल 2 विकर्ण हो। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, केवल 1 विकर्ण होगा तो भी हम 2 गुना नहीं कर पाएंगे इसका। क्यों? क्योंकि वो किसी और दूसरे विकर्ण के साथ कोई संबंध नहीं बना रहा है, दूसरी समांतर रेखा के साथ भी संबंध नहीं बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं 8 ये हो गए। उसके बाद दोस्तों आप बात करोगे तो 1 यहाँ से बनेगा, 1 4 और 5 को मिलाकर बनेगा 2, 1 7 और 6 को मिलाकर 3, 1 इसको मिलाकर बनेगा 4। कितने हो गए? 8 और 4 12। और दोस्तों आपको पता है एक विकर्ण 2 भागों में बांटता है, तो 2 विकर्ण 4 भागों में बांटेंगे, तो 12 और 4 16। जबकि हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या मिला? 8। सीधा इसको क्या कर दो, 2 गुना, और कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अगले टाइप, यानी कि लास्ट एक आकृति और बनाते हैं हम इसमें, और उस आकृति की बात करते हैं। और वो आकृति दोस्तों आपके सामने है जिसमें कोई समांतर रेखा नहीं है। वह आकृति जिसमें कोई समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि दिमाग में सवाल उठता है कि जब केवल विकर्ण ही हो, कम से कम दोस्तों सीधी एक शर्त पता कर लीजिए, कम से कम 2 गुना करने के लिए किसी भी वर्ग में 2 रेखाएं होनी चाहिए, चाहे तो वो दोनों विकर्ण हो, चाहे एक विकर्ण या एक समांतर रेखा हो। और दूसरी चीज़ कि विकर्णों की संख्या या तो समांतर रेखा के बराबर या अधिक होनी चाहिए, जबकि समांतर रेखा की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 और 4 बने। 4 का सीधा हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। और कितना हो जाएगा 4 का 2 गुना? 4 का 2 गुना सीधा सीधा आपके पास में 8 हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में बात करते हैं आगे कि ये 8 है, इसको यदि हम काउंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 बन चुके हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो इस विकर्ण की वजह से एक ऊपर और एक नीचे त्रिभुज बना, जो 1 और 4 को मिलाकर बना, और दूसरा 2 और 3 को मिलाकर। तो उसी प्रकार इस विकर्ण की वजह से भी 1 और 2 को मिलाकर तथा 3 और 4 को मिलाकर 2 त्रिभुज और बने। तो 2 और 2 4 और बने, 4 यहाँ बने हुए हैं। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 8 हो गई। दोस्तों उम्मीद है कि त्रिभुजों की संख्या के लिए हमने जो ये बेसिक पार्ट देखा है, ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आया होगा। त्रिभुजों की संख्या के लिए जो बेसिक पार्ट हमने देखा है दोस्तों, उम्मीद है कि ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आया होगा। और आकृति गणना की शुरुआत में आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी, बाकी बात करने वाले हैं हम अगले लेक्चर में। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। और अंत में एक बात कि वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार मंदिर में घंटा होता है, उसको नहीं बजाएंगे तब तक भगवान से हमारा तथा हमसे भगवान का संपर्क नहीं हो पाता। तो उसको बजाएं ताकि हम जब भी आपके सामने उपस्थित हों तो आपको वो सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।